वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कल रह गया था पोर्शन हमारा, उसको कवर करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें अब जो चीज़ रहती है सबसे पहले वो तो ये है कि मैनेज करना है टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को। हमने बना लिया कोई एक, हमने पोर्टफोलियो मैनेजर सेलेक्ट किया, उसके थ्रू किसी क्लाइंट ने अपना पोर्टफोलियो बनवा लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसी तरह अपने लिए कोई टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो बनवा लिया। तो अब उसको मैनेज करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, इन्वेंट्री आप बनाते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, जो बोरो की होते हैं वो नहीं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एसेट्स होते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर पड़े हैं, जो चेयर्स पड़ी हैं, जो ऑफिस के अंदर कुछ सामान पड़ा है, जितना भी आपका सामान है ऑर्गेनाइजेशन का अपना, उसको बेसिकली एसेट कहते हैं। और उस एसेट की जो लिस्ट बनाई जाती है ना, लिस्ट बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसकी एक इन्वेंट्री बना लेनी है, मतलब उसकी एक लिस्ट बना लेनी है जो हमारे यूज़ में है। ठीक है, अब वो जो हम लिस्ट बनाएंगे, जो हमारे पास एसेट्स हैं उनके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले तो उसका नाम होगा कि वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर है तो उसका नाम होगा पेंटियम 1 या i3 i5 i7 जो भी है। डेल का है तो फिर उसका डेल नाम लिखा जाएगा। फिर आगे वेंडर, अब वेंडर ये ब्रांड का नाम होता है, डेल का है, HP का है, IP का है, तो ये लिखा जाएगा। फिर है वर्जन या मॉडल, तो उसका आगे कोई ना कोई मॉडल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्पायरॉन सीरीज़ है या XP सीरीज़ है, जो भी है वो लिखा जाएगा। फिर है कंपोनेंट टाइप, तो अब इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कौन सा हुआ है, विंडो 10 है, 7 है या XP है। फिर है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो मतलब इसमें ओरेकल का डेटाबेस यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट टूल्स, इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं, फिर उसमें एप्लीकेशंस कौन सी इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो ये हम इन्वेंट्री इस चीज़ की क्रिएट करेंगे। फिर आगे नंबर ऑफ़ यूज़र सपोर्टेड, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ये कितने यूज़र को सपोर्ट करती है। अब एक लैपटॉप के ऊपर कितने स्टूडेंट्स एट अ टाइम काम कर सकते हैं, वो हम इन्वेंट्री के लिस्ट में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे जी अमाउंट स्पेंट पर ईयर, कि इस एक को मेंटेन करने में, एक लैपटॉप को लेने में हमारी पर ईयर कितनी कॉस्ट आ रही है। उसमें विंडो करवानी है तो कितने पैसे लग रहे हैं, उसको ख़रीदने के कितने पैसे हैं, उसको अपग्रेड करने के, उसमें सॉफ्टवेयर जो परचेज़ होते हैं जिनका लाइसेंस लेते हैं उसकी कितनी कॉस्ट है। इस सारी को हम इन्वेंट्री लिस्ट में लिखेंगे। फिर हम इसकी सोर्सिंग बताएंगे कि ये इंटरनल है, लोकल होस्ट है, या फिर इंटरनेट के ऊपर है, मतलब इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है लोकल होस्ट है या फिर वेब बेस है या क्लाउड बेस है, तो ये हम बताएंगे। तो पहला स्टेप क्या है टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, कि आप एक इन्वेंट्री बनाते हैं, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं। जो भी चीज़ आपके पास यूज़ में है उसकी आप डिटेल देखते हैं, उसके सारे एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। तो ये मैंने आपको एक लैपटॉप के लिए एग्जांपल दी है कि आप उसका नेम लिख सकते हैं, उसका मॉडल, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जो इंस्टॉल है, उसमें कितने यूज़र उसको यूज़ करते हैं और पर ईयर उसकी कितनी कॉस्ट आती है। तो इसी तरह जो भी आपके पास इन्वेंट्री है उस सब के आप एट्रीब्यूट्स बना लेंगे। कई जगहों पर ऐसा होता है कि रजिस्टर होता है, उसमें मैनुअली जो है ना आप लाइंस लगा के तो इन्वेंट्री बना लेते हैं, उसको कहते हैं इन्वेंट्री रजिस्टर। हर इंस्टीट्यूट में होता है और कई जगह पे सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आप डिटेल लिख देते हैं कि हमारी ये इन्वेंट्री है। आप अगर गूगल के ऊपर लिखें ना इन्वेंट्री रजिस्टर, तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये है जी पहला स्टेप टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, कि आप इन्वेंट्री बनाते हैं आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी अभी आपकी यूज़ में है। फिर है आप उस टेक्नोलॉजी की स्टेजेस बताते हैं। ठीक है, अब स्टेजेस बताने से मुराद ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेज में है। क्या वो नई आई है, क्या वो काफ़ी पुरानी हो गई है, या इस वक्त मार्केट में वो लीड कर रही है, या ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, या इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये जो 6 स्टेप लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली कोई श्योर नहीं है कि ये 6 ही होती हैं इसकी स्टेजेस। ये जो मतलब वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये 6 तकरीबन हर जगह पे कॉमन ही है। ये 6 स्टेजेस ज़रूर होती हैं जो भी टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें ना
कि लेट्स सपोज आपने इस साल कोई ख़रीदा है अपनी कंप्यूटर लैब के लिए लैपटॉप, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, हार्ड डिस्क कौन सी है, DDR रैम है, ये सिंपल रैम यूज़ हुई, हार्ड डिस्क है ये सिंपल यूज़ हुई हुई है, ठीक है। प्रोसेसर कौन सा है, आई सीरीज़ कौन सी है, लेटेस्ट जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं टेक्नोलॉजी की, नई टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड है, या अभी ये इस पे काम होने वाला है, या ये जैसे एंड पे लिखी हुई है एंड ऑफ लाइफ, मतलब इस टेक्नोलॉजी की लाइफ अब ख़त्म हो गई है। जैसे विंडो XP है, अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है तो इट मीन्स कि ये एंड ऑफ लाइफ है, मतलब इस टेक्नोलॉजी की जो लाइफ है वो अब क्या हो गया, ख़त्म हो गई है, अब इसको यूज़ मज़ीद नहीं किया जा सकता। तो पहले स्टेप में आपने ये करना है कि इन्वेंट्री की लिस्ट बनानी है, दूसरे स्टेप में ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टेजेस बता देनी है। फिर तीसरे नंबर पे होता है जी एनालिसिस करना पोर्टफोलियो का, और उसकी बेस के ऊपर फिर डिसीजन मेकिंग करना। अब आपने देख लिया कि आपके पास टेक्नोलॉजी नई है और ये इन्वेंट्री मौजूद है, तो उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे जी कि आइंदा आने वाले साल में क्या हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आपकी जो स्टेज है वो ये छठे नंबर वाली है कि एंड ऑफ लाइफ है, तो फिर आप एनालिसिस करेंगे और उस बेस पे एक्ट करेंगे कि जी हमें तो अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बेसिकली एक कर्व बनाते हैं, इसको हम कहते हैं बेल कर्व। इसको बेल कर्व इसलिए कहते हैं, ये आप ग्रे वाली देखें ना, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ से स्टीपर है, फिर यूँ नीचे डाउनफॉल आ रही है, इसकी शेप आप देखें तो बेल की तरह है, इसलिए इसको बेल कर्व कहते हैं। अब इसमें ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने सारे बना दिए हैं स्टेजेस जो टेक्नोलॉजी की होती हैं, एंड ऑफ लाइफ है, ये लास्ट जनरेशन है, स्टेट ऑफ मार्केट है, लीडिंग है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, या इन द लैब। इन द लैब का मतलब है अभी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अभी ये कमर्शियल नहीं हुई। तो फिर उसकी अब ये अपनी मर्ज़ी से हम कलर इनके लिए डिफरेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि हमारे पास कितनी जो है वो लास्ट जनरेशन में है टेक्नोलॉजी, कितनी हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कितनी हमारे पास इन द लैब है। तो इस तरह बेल कर्व से हमें फिर आसानी हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में कि अब हमें इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी को, यही पुरानी चलेगी। तो ये बेसिकली थर्ड स्टेप था जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर आगे लास्ट होता है मतलब रिव्यू करना या रिफ्रेश टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो का देखना। अब जो भी आपने अभी तक काम किया है वो कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, ठीक है। अब देखें एक बार आपने किया है इस साल ये सारा पिछला 3 स्टेप, तो 6 माह बाद आपको पता है टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी चेंज होती है, हर दूसरे दिन कोई नया सॉफ्टवेयर आया होता है। तो जो पुराना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं उसको रिफ़्रेश करने की और रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप दोबारा प्लानिंग करेंगे और अपनी सारे जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। तो कोई भी जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया उसको बार बार आपने रिवाइज़ करना है, और उसकी रीज़न यही होती है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। तो ये 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के। पहला है आप इन्वेंट्री बनाते हैं, दूसरे के अंदर फिर आप करते हैं उसकी स्टेजेस बताते हैं टेक्नोलॉजी की, तीसरे में आप एनालिसिस करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और चौथे में फिर आप अपने डिसीजन को जो है रिफ़्रेश करते रहते हैं और रिव्यू करते रहते हैं। अब आगे हैं 7 स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जब आपने पोर्टफोलियो बनाना है, आपने से मुराद है पोर्टफोलियो मैनेजर ने, तो उसके लिए कौन कौन से 7 ज़रूरी स्टेप्स हैं जो उसने लेने हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है जी ओरिजिनेटिंग आइडियाज़। अब ओरिजिनेटिंग आइडियाज़ में क्या होता है कि जो मैनेजर है पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाला, उसके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है, हज़ारों कंपनीज़ हैं इस वक्त दुनिया में, ठीक है। अब उसने क्या करना है, उसने डिसाइड करना है कि वो इनमें से कौन सी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वो इन्वेस्ट करवा सकता है। अब ये डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। राइट डायरेक्शन में लेके जाना अपने क्लाइंट को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर होती है। तो पहला काम जो पोर्टफोलियो मैनेजर का वो ये है कि आइडिया वो जो है फ्लोट करे कि वो अपने क्लाइंट के जो पैसे हैं किस इंडस्ट्री में या किस कंपनी में या किस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कराएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कंडक्टिंग रिसर्च। अब उसने जब ये काम करना है तो उससे पहले वो रिसर्च करेगा। अब रिसर्च करने से मुराद ये है कि उसके पास हज़ारों कंपनीज़ की ऑप्शन अवेलेबल थी, ठीक है। उस हज़ारों को वो शॉर्ट लिस्ट करके सैकड़ों में ले आएगा।
यानी रिसर्च करने का मकसद यही होता है ना कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है तो उनमें से सॉर्ट आउट करें, उनमें से जो इररेलेवेंट हैं उनको एक्सक्लूड कर दें और जो रेलिवेंट है उनको फिर आप शामिल कर लें। तो कंडक्टिंग रिसर्च में बेसिकली यही है कि आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो हज़ारों कंपनियों में से फ़िल्टर आउट करके जो चंद बेहतरीन होगी उनको वो टॉप पर ले आएगा। फिर होता है मेकिंग डिसीजन। अब ये बड़ा टफ डिसीजन है, ठीक है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसको भी बड़ा डर होता है, क्योंकि अगर वो किसी क्लाइंट का पैसा किसी गलत जगह पे लगवा लेता है तो उसके लिए तो लॉस है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए क्योंकि क्लाइंट की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है अगर डिसीजन गलत हो तो उसने ये जो पीछे कंपनीज फ़िल्टर आउट किए हैं हज़ारों में से सैकड़ों, अब उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होती है जिसमें वो चाहता है कि अपने क्लाइंट की जो है इन्वेस्टमेंट वो करवाई जाए। तो ये तीसरा स्टेप है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर है स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेयर ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ले लेते हैं। आप इसकी एग्जांपल लें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर ले लेते हैं। जैसे आप सुनते रहते हैं ना कि फ़लाँ शॉपिंग मॉल है जिसमें 2 लोगों के शेयर हैं, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लोगों के शेयर हैं, शेयर होल्डर्स हैं इसमें इतने लोग। तो जब उसने इन्वेस्टमेंट करवानी है पोर्टफोलियो मैनेजर ने, तो वो ये डिसाइड करेगा कि उसने क्या पूरे शेयर लेके देने हैं या किसी पूरी एक नई ऑर्गेनाइजेशन ही उसको बना के देनी है, ठीक है। अब इन सब के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। अगर वो शेयर लेके दे है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन इस क्लाइंट की पूरी अपनी नहीं होगी, अब उसके साथ एक और भी ओनर होगा, तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन अगर ये नई ऑर्गेनाइजेशन उसको बना के देता है तो इसके अपने और फ़ायदे और नुकसान हैं। नई ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, पता नहीं चलेगी या नहीं, कस्टमर आएंगे या नहीं। तो दोनों तरीक़ों के अपने और फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसने बेसिकली डिसाइड करना होता है वो किस तरह से क्लाइंट को जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करवाएगा, वो शेयर लेके देगा या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना के देगा। 5वां स्टेप है जी एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें बेसिकली हम ट्रेडिंग को देखते हैं, ठीक है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसने ट्रेडर के साथ भी काम करना होता है और देखना होता है कि उनके आइडियाज़ क्या है। ट्रेडर जो हैं इनका अल्टीमेट काम यही होता है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब तिजारत करते हैं। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसने ये देखना होता है कि वो कौन से ट्रेडर को सिलेक्ट करेगा तो इसका डिसीजन ठीक जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज़ आप हैं इस वक्त पोर्टफोलियो मैनेजर और मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैंने आपको आकर कहा जी मेरे 10 लाख हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करवा दें। तो अब आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आप कुछ ट्रेडर के पास जाएंगे, ताजरों के पास, और उनसे जाके उनके मशवरे लेंगे जी आप इस फील्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये क्या लॉस हो रहा है। फिर दूसरे ट्रेडर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई आपकी जो फील्ड है इसमें क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट करवा देता, वो पहले ट्रेडर्स के पास जाता है, उनसे मशवरे लेता है और फिर अपने क्लाइंट को जो है कहीं किसी जगह पे वो इन्वेस्ट करवा देता है, ठीक है। तो 5वां स्टेप क्या है जी एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रेडर के पास जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर, उनसे मशवरा लेता है और फिर जो क्लाइंट की होता है पैसा सारा उसको एग्जीक्यूट करवा देता है, या शेयर लेके दे देता है या नई ऑर्गेनाइजेशन बनवा के दे देता है। छठा है मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखें जब एक मरतबा इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट कर दी क्लाइंट ने, ठीक है, तो इसके बाद ये नहीं है कि पोर्टफोलियो मैनेजर साइड पे हो जाएगा कि मेरा काम तो हो गया। उसने बार बार रिव्यू करना होता है कि उसके क्लाइंट की पोजीशन इस वक्त कैसी चल रही है, वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, क्या हमने जो डिसीजन किया था उसे शेयर लेके देने का या नई ऑर्गेनाइजेशन बनवाने का वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हमारे वो डिसीजन ठीक साबित हुआ या गलत साबित हुआ। तो उसकी इन्वेस्टमेंट को उसने मेंटेन करना होता है। ये बेसिकली एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो बार बार अपने डिसीजन को देखता रहता है, अपने क्लाइंट्स के साथ टच में रहता है। 7वां है जी एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज आपने किसी जगह पे की है ना इन्वेस्टमेंट 10 लाख,
तो उसका पहले आपके माइंड में कोई बैकअप भी होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कल को मुझे यहाँ से लॉस होने लगे तो मैं कैसे इस इंडस्ट्री से पुल कर जाऊँ। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, ये कोलंबिया के कोई शख्स हैं, उन्होंने एक बार ये जोक लिखा था, वी हैव 2 एग्ज़िट स्ट्रेटजीज़, यानी वो कह रहा है कि हमें बिज़नेस से बाहर निकलने के लिए ना हमारे पास 2 एग्ज़िट स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली क्या है, सेलिंग टू हाई एंड सेलिंग टू लो। अब इसका मतलब है कि आप या तो इतना महंगा बेचना शुरू कर दें या इतना सस्ता बेचना शुरू कर दें। जब आप बहुत ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो फिर भी आपके पास कोई नहीं आएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा सस्ता बेचेंगे तो लोग यही सोचेंगे ये घटिया चीज़ है, आपके पास फिर भी कोई नहीं आएगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है कि आपकी जहाँ पे क्लाइंट की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा रहा है वहाँ पे कोई एग्ज़िट का रास्ता भी रखे। ठीक है, अगर कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी स्टेज आती है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट डूबने लगती है तो कोई एग्ज़िट का रास्ता होना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी बचा ले और वहाँ से इंडस्ट्री से निकल भी जाए। तो ये जी 7 स्टेप हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, और ये चैप्टर इस तरह हमारा यहाँ पे जो है एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ आई है, बड़े इजी से थे ये स्टेप भी और पीछे मैनेज करना टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को ये भी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।